आज का हमारा टॉपिक है व्रत की परिधि और क्षेत्रफल, जो हमारी 10th बुक का 15वां चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमें बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछले अभी 2020 के पेपर में ही एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्रत की परिधि और क्षेत्रफल, इन दोनों शब्दों से हम पहले भी परिचित हैं। हम पूर्व छोटी कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं कि व्रत क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या सूत्र है। तो उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम तिर्य्य खंड और व्रत खंड के बारे में पढ़ेंगे। तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तिर्य्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, और उसके बाद में व्रत खंड क्या होता है, व्रत खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले व्रत, उसकी परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इन सभी के सूत्र लिखेंगे और इन सूत्रों पर आधारित हमसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पहला, किसी समतल पर एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक व्रत होता है। एक बिंदु से किसी समतल पर एक बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक व्रत होता है और इस बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को व्रत का केंद्र, ये हमारा व्रत है जिसको हम सर्कल भी कहते हैं इंग्लिश में, व्रत का केंद्र। और इस केंद्र और इस व्रत पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, जैसे ये व्रत का केंद्र O, ये व्रत का केंद्र, व्रत पर स्थित किसी बिंदु A, तो OA इस व्रत की हो जाएगी त्रिज्या। OA व्रत की त्रिज्या की, व्रत पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा उसको हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। व्रत का केंद्र, ये व्रत की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से निरूपित करते हैं। और इस व्रत में इस त्रिज्या का दुगुना व्रत का व्यास होता है। OA इस त्रिज्या का दुगुना, इस OA का त्रिज्या का दुगुना व्रत का व्यास होता है। OA व्रत की त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना व्रत का व्यास होता है और व्यास की आधी व्रत की त्रिज्या होती है। जैसे व्यास 10 सेंटीमीटर है तो 10 का आधा व्रत की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। OA व्रत की त्रिज्या है, जैसे त्रिज्या 5 है तो व्रत का व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या 5 है तो 5 का दुगुना 10, यानी व्रत का व्यास हो जाएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB जो है वो त्रिज्या का दुगुना व्रत का व्यास है। उसके बाद में हमारे पास में एक शब्द आता है जीवा, कि इस व्रत पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को हम व्रत की जीवा कहते हैं। व्रत की जीवा, कि इस व्रत पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड, जैसे CD इस व्रत की जीवा है। A और B, इस व्रत पर स्थित कोई दो बिंदु AB जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, वो भी व्रत की एक जीवा है। यानी व्रत का व्यास भी व्रत की एक जीवा होती है, लेकिन व्रत की सबसे बड़ी जीवा, किसी भी व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्रत का व्यास होती है। जैसे A और B व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, लेकिन मिलाने वाली रेखा व्रत के केंद्र से गुजरती है, तो उसका हमने पर्टिकुलर हम नाम दे चुके हैं व्यास, तो AB इस व्रत का व्यास हो जाएगा। और दूसरी जो व्रत के केंद्र से नहीं गुजरती है, शेष जो व्रत के दो बिंदुओं पर व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होगा, उसे हम कहते हैं जीवा। तो जीवा जो होती है व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, AB भी व्रत की जीवा है, लेकिन वो जीवा व्रत के केंद्र से गुजरती है, तो उसका हम पर्टिकुलर विशेष नाम दे चुके हैं व्यास। तो AB जो है वो व्रत का व्यास है। तो व्रत का व्यास भी व्रत की एक जीवा होती है। और हमसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है AB, ये व्रत की जीवा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास, व्रत का व्यास जो होता है वो व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर चापों में विभाजित करता है कि चाप BA, चाप AB। व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, उस भाग को हम कहते हैं अर्धव्रत। व्रत का व्यास व्रत को दो भागों में बांटता है, उस दो भागों में से इस भाग को हम कहते हैं अर्धव्रत।
अर्धवृत्त, उसके बाद में अर्धवृत्त। तो सबसे पहला हमसे जो पूछा जाता है वो यही इस बेसिक कंसेप्ट पे सवाल आता है हमारा कि ये जो वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि। और उसके बाद में हमारा जो सवाल आता है दो सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं हम देखेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त का मतलब दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, यानी कि केंद्र एक ही हो। दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र समान हो और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो। जैसे उनका केंद्र समान हो, केंद्र एक ही हो, जैसे ये त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, जिसकी त्रिज्या R1 है। उसी केंद्र पर दूसरा एक और वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या R2 है। तो दोनों वृत्तों का केंद्र समान हो और दोनों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो वो जो वृत्त होते हैं उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र समान हो, केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, तो उस तरह के वृत्तों को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है, जीवा, त्रिज्या, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है, अर्धवृत्त क्या है, सकेंद्रीय वृत्त क्या है, ये सब हमें इनकी आकृतियां और इनके बारे में पता होना चाहिए। और उस पर आधारित हमारे जो सूत्र है या जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं पहले हम वो देखेंगे कि जैसे पहला हमसे सवाल पूछा जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त का परिमाप मतलब होता है उसके चारों ओर की माप। नाम से स्पष्ट है, परिमाप, परि यानी चारों, माप यानी चारों ओर की माप। तो अर्धवृत्त में हम देखेंगे कि वृत्त के जो ये एक पूरा चक्कर है, जो परिधि होती है, ये परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त में आधा यानी कि 2πr का आधा πr प्लस उसके साथ में इस अर्धवृत्त के अंदर एक भाग ये भी आ जाता है जो त्रिज्या का दुगुना व्यास है, तो πr + 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा πr + 2r। चौथा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का आधा। वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो इसका आधा πr²/2। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी हो, तो उन सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र जो होता है वो परिबद्ध क्षेत्र होता है दोनों वृत्त जो है इनके बीच का ये वाला भाग। इस भाग को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा प्रश्न सूत्र है अगला, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हम देखेंगे πr1² माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। तो पाई कॉमन ले लें तो हमारा सूत्र बन जाएगा πr1² माइनस r2², जहां r1 जो है उसका मान r2 से बड़ा हो, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम r1 से, छोटे वृत्त की त्रिज्या को r2 से निरूपित करेंगे तो πr1² माइनस πr2²। तो यहाँ इसको सरल करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं πr1² माइनस r2²। तो हमारा सबसे पहले वृत्त और अर्धवृत्त पर आधारित ये प्रश्न सूत्र है। इन सूत्रों पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को हम हल करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास में आता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, और उस त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है, उसके बारे में हम देखें तो हम देखेंगे
कि हमारा जो ये एक व्रत है, इस व्रत का ये केंद्र है। व्रत की जीवा व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। ये व्रत की जीवा ए बी, ये व्रत का केंद्र ओ। व्रत की जीवा ए बी इस व्रत को दो भागों में विभाजित करती है और इस भाग को हम कहते हैं व्रतखंड। तो छोटे वाला भाग होगा उसको हम कहेंगे लघु व्रतखंड और बड़े वाले भाग को हम कहेंगे दीर्घ व्रतखंड। लघु व्रतखंड, दीर्घ व्रतखंड। व्रत की जीवा ए बी व्रत की जीवा है। ये व्रत की जीवा इस व्रत को दो भागों में बांट रही है, छोटे वाले भाग को लघु व्रतखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ व्रतखंड। उसके बाद में हमारे पास में आता है तिर्य्य खंड। तिर्य्य खंड क्या होता है? ये व्रत का केंद्र ओ, व्रत का केंद्र ओ। तो इस व्रत की दो तिर्य्याएं, व्रत की दो तिर्य्याएं जो परस्पर थीटा कोण पर हो। व्रत की दो तिर्य्याएं जो परस्पर थीटा कोण पर हो। यहाँ पर कोण कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 60, 90, कुछ भी। दो तिर्य्याएं और उस तिर्य्याओं के संगत चाप, दो तिर्य्याएं और उस तिर्य्याओं के संगत जो चाप है, उन तिर्य्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं तिर्य्य खंड। और छोटे वाले भाग को लघु तिर्य्य खंड, लघु तिर्य्य खंड, और बड़े वाले भाग को दीर्घ तिर्य्य खंड। लघु तिर्य्य खंड और दीर्घ तिर्य्य खंड। तो यहां हम देखेंगे कि तिर्य्य खंड व्रत की दो तिर्य्याएं और उन तिर्य्याओं के संगत इस व्रत का जो चाप है, जिसको मैं कह दूं ए बी, ये व्रत की दो तिर्य्याएं और इस तिर्य्याओं के संगत जो हमारा चाप है ए बी, तो इन तिर्य्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं तिर्य्य खंड। और इस तिर्य्य खंड में भी ये छोटे वाले भाग को लघु तिर्य्य खंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ तिर्य्य खंड कहते हैं। तो हमारे पास में अभी जो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि लघु तिर्य्य खंड, इस लघु तिर्य्य खंड के चाप की लंबाई। अब लघु तिर्य्य खंड का चाप कौन सा? ये ए ओ बी जो लघु तिर्य्य खंड है, इस तिर्य्य खंड के संगत जो हमारा चाप है ए और बी। तो किसी भी तिर्य्य खंड के चाप की लंबाई हमसे पूछे तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर थीटा बटे 180। या हमसे पूछे इस तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल, इस तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल, ये इस तिर्य्य खंड का ये पूरा इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और हमसे तिर्य्य खंड और व्रतखंड के बाद में हमसे एक सवाल और पूछा जाता है इस तरह का कि जैसे ये हमारा व्रत, ये व्रत की दो तिर्य्याएं जो परस्पर थीटा कोण पर है और उस ये ए बी, तो इस ए और बी, ये ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ये ए ओ बी, जैसे हम यहाँ देखें ए ओ बी जो है ये एक तिर्य्य खंड है। इस तिर्य्य खंड में यदि हम ए को बी से मिला लें, ए को बी से मिला लें तो ये तिर्य्य खंड है। इस तिर्य्य खंड में से यदि मैं ए बी इस व्रत की जीवा हो गई, ए बी व्रत की जीवा इस व्रत को दो भागों में बांटेगी। नीचे वाला भाग जो है वो व्रतखंड है, लघु व्रतखंड। तो किसी भी लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो तिर्य्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ए ओ और बी का क्षेत्रफल घटा दें। जैसे ए बी इस व्रत की जीवा है, ए बी इस जीवा जो है इस व्रत को दो भागों में बांटेगी। ये नीचे वाला भाग जिसको मैं इधर छायांकित कर लेता हूं, ये ए बी इसकी जीवा, तो ये छायांकित भाग जो है ये लघु व्रतखंड है, ये पूरा तिर्य्य खंड है। तो इस लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम इस तिर्य्य खंड के क्षेत्रफल में से इस ए ओ और बी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो हम इस लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले इस लघु खंड और तिर्य्य खंड पर आधारित और भी 2-3 सूत्र लिखेंगे। जैसे हमारा एक सूत्र है थीटा कोण वाले थीटा कोण वाले तिर्य्य खंड के चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई L इक्वल टू पाई आर थीटा बट्टे 180। थीटा कोण वाला त्रिज्य खंड जो है, उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हमसे पूछे, तो चाप की लंबाई ये ए से बी तक जो चाप है, इस चाप ए बी की लंबाई पूछे, तो उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है पाई आर थीटा बट्टे 180। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, पाई होता है 22/7 या 3.14। आर जो है वो त्रिज्या है, जो भी हमें त्रिज्य खंड दे रखा है उस त्रिज्य खंड की त्रिज्या आर का मान हमें दे रखा होगा, और थीटा उन दो त्रिज्य खंड की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, उस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी होगी, और बट्टा 180। तो आर और थीटा यानी त्रिज्या और दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है थीटा, इस त्रिज्य खंड के बीच में त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कोण हमें दिया हुआ हो, तो पाई आर थीटा बटे 180 सूत्र की सहायता से हम त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भी वही आर त्रिज्या और थीटा दो त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें दिया हुआ हो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सूत्र की सहायता से हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, यदि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो जैसे हम देखेंगे कि ये हमारे त्रिज्य खंड, ये ए बी इसकी जीवा, ये लघु वृत्तखंड है, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें, क्योंकि यह त्रिभुज जो है वो जिसमें दो त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें थीटा दे रखा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का त्रिज्य खंड का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी त्रिज्य खंड जिसमें थीटा और त्रिज्या हमें दे रखी हो और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा की सहायता से हम, हमारा समकोण त्रिभुज है चाहे समबाहु त्रिभुज है, तो हम किसी भी इस सूत्र से हम किसी भी प्रकार का जो त्रिभुज है वो थीटा और आर की वैल्यू रखकर और हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो सूत्र है, इन सूत्रों पे आधारित हमने से सवाल पूछा जाता है कि हमें जो प्रश्न आते हैं, हमारे 2 प्रश्न इस चैप्टर से वो इसी सूत्रों पे आधारित होते हैं। तो ये सूत्र याद करने के पश्चात हम प्रत्येक प्रश्न में हमारे, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद में जो भी हमें ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि या त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इन सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नों को पढ़कर और प्रश्न में जो पूछा है उसको हल करके और हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सूत्र जो है वो हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटे 2, दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है πr1 स्क्वायर - r2 स्क्वायर, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई πr थीटा बटे 180, थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटे 360, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो यहाँ हम इस सूत्रों पर आधारित कुछ सरल प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे अगली क्लासों के अंदर त्रिज्य खंड और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई के सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं कि यदि
एक वृत्त की त्रिज्या, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हमसे पूछा वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि इसका हल लिखें तो हमें वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमसे जो पूछा है, जैसे वृत्त की परिधि पूछी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। तो सूत्र में मान रख लेंगे बराबर के नीचे बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5। तो इसको हम हल कर सकते हैं कि 3.5 का भाग 3.5 में एक बार, 7 में 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 22 और परिधि जो है वो सेंटीमीटर। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणा 3r स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 3.5 का 3.5 से गुणा, तो 3.5 से 3.5 एक बार, 7 2 बार, 2 से 2 एक बार, 22 11 बार, तो 11 गुणा 3.5, तो 3.5 का 11 से गुणा कर लें तो हम देखेंगे कि हमारा आ जाएगा 385। दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा लेंगे। 38.5 21 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो है वो स्क्वायर में होगी तो सेंटीमीटर में मान दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, परिधि की इकाई केवल सेंटीमीटर होगी। तो उसके बाद में हम जैसा हमें प्रश्नों में पूछा है उसके अकॉर्डिंग अब ये परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र आगे के प्रश्नों में हम जब हल करेंगे तो उसमें भी बार बार काम आएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में अभी तो हमारा ये बहुत ईजी प्रश्न है जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि त्रिज्या हमें दी हुई है, ये पूछा। किसी प्रश्न के अंदर हमें त्रिज्या नहीं दे रखी होगी, उसके स्थान पे क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तो पाई r स्क्वायर का मान उस क्षेत्रफल के बराबर रख के और उसको हल करके हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम आगे के प्रश्नों में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसी तरह का हम एक और प्रश्न लें कि हमारा एक प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट ऐसा होता है, ये तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या हमें दे रखी है, ये इसका हल। अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r = 21 मीटर। हमसे पहले पूछा अर्धवृत्ताकार का परिमाप, तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप होता है वृत्त का 2πr, तो इसका आधा है तो ये हो जाएगा πr प्लस ये वृत्त का व्यास तो 2r, πr प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या r दे रखी है हमें 21 + 2 गुणा 21, तो 7 से 21 3 बार, 22 का 3 से होगा तो 66 प्लस 21 का 2 से होगा तो 42, 66 और 42 हो जाएंगे 108, और इकाई जो है त्रिज्या मीटर में है तो हम लिख लेंगे 108 मीटर। इस प्रकार अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल
अर्ध वृत्ताकार स्लॉट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि 22, पहले 1/2 बाहर ले लेते हैं, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 है तो 21 गुणा 21, तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार, और 21 का 11 गुणा 21 का 3 से करेंगे तो 3 का 1 से 3, 3 का 2 से 6, और 63 गुणा 11, तो हम देखेंगे यहाँ 63 गुणा 11, 3 6 3 6 3 6 और 3 9 6, 693, यहाँ हो जाएगा 693। और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अभी हमने आज दो त्रिज्या दे रखी थी तो सीधा सूत्र का प्रयोग करके और प्रश्नों को हल किया। अगली क्लास में हम जो है इसी सूत्रों पे आधारित और भी इससे रिलेटेड जो है प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।